नमस्कार, मैं हूं गायत्री शर्मा। कोरोना से बचाव का रास्ता है कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, यानी मास्क पहनना, साबुन से बार बार हाथ धोना। लेकिन इसको बेअसर करने वाली ताकत देती है वैक्सीन। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट को वायरस ऑफ कंसर्न यानी कि चिंता बढ़ाने वाला वायरस माना गया है। दूसरी लहर की वजह बना था कोरोना का डेल्टा वेरिएंट। दूसरी लहर में जो नर्स और डॉक्टर्स पॉजिटिव हुए थे उनको दोनों वैक्सीन लग चुकी थी, यानी कि वो फुल्ली वैक्सीनेटेड थे। इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी की रिसर्च में ये पता लगा है कि इन सभी केस में 70% मामले डेल्टा वेरिएंट के थे, जिसे B16172 वेरिएंट भी कहा जाता है। रिपोर्ट में चिंता जताई गई है कि वायरस वैक्सीन से बनने वाली एंटीबॉडी की शील्ड को भी भेद सकता है। ऐसे में सवाल ये कि डेल्टा प्लस वेरिएंट पर वैक्सीन कितनी असरदार होगी, जिन लोगों को वैक्सीन की एक डोज लगी है वो कितने सुरक्षित हैं, और इस वेरिएंट की वजह से तीसरी लहर का खतरा कितना बढ़ गया है। इन सभी मुद्दों पर अपने मेहमानों के साथ हम चर्चा करेंगे। आज चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट के क्रिटिकल केयर विभाग के डायरेक्टर डॉक्टर संदीप दीवान हमारे साथ होंगे। संदीप दीवान, आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि अभी तो ये डेल्टा थी सेकेंड वेव में, जिसमें एंटीबॉडी की शील्ड को ब्रीच कर दिया वायरस ने। अब अगर डेल्टा प्लस आता है या कोई और वेरिएंट आता है तो क्या खतरा है? देखिए, इस वक्त जो मोस्ट कॉमन वेरिएंट जो चल रहा है इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में, वो डेल्टा वेरिएंट है, जो कि इंडिया से ही ओरिजिनेट हुआ है। और यूके, जर्मनी और सब जगह यही मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कोरोना डिजीज अब बन गया है। WHO की रिपोर्ट कहती है कि 85 कंट्रीज में डेल्टा वेरिएंट के केसेस अब प्रेजेंट हैं। तो वायरस म्यूटेट कर रहा है, तो इसलिए अब जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है, इसके 3-4 आयाम अभी जानने बहुत जरूरी हैं, जिसके बारे में क्लिनिकल रिपोर्ट्स बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है। पहला कि इसका ट्रांसमिसिबल परसेंटेज कितना है। डेल्टा प्लस वेरिएंट माना जा रहा है कि ये हो सकता है डेल्टा से ज्यादा ट्रांसमिसिबल हो। अगर आप याद करें कि मार्च फरवरी में जब हम बात करते थे डेल्टा वेरिएंट की जी, तो ये बोला जाता था कि हाँ, ये ट्रांसमिशन इसका ज्यादा है, बट शायद ये इतना सीवियर डिजीज कॉज नहीं करेगा। हाँ, फिर एकदम से मामले बढ़ते चले गए। लेकिन यहाँ पे जितने भी डॉक्टर्स बैठे हैं, जो हम क्लिनिशियंस हैं, जिन्होंने आईसीयू में पेशेंट ट्रीट किए हैं, अप्रैल मई में हमने देखा कि ये वेरिएंट जो है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक वेरिएंट निकला, और हमारे पास बहुत से आईसीयू पेशेंट्स थे जिनके लिए हम कुछ नहीं कर पाए। हमने सब कुछ ट्राई किया, लेकिन नथिंग वाज वर्किंग। सो मेरा मानना है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट जो है उसको हमें बड़ी सीरियसली लेना चाहिए। ट्रांसमिशन एक एंगल है और सिवियरिटी ऑफ द डिजीज दूसरा एंगल है। दूसरी पॉइंट जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्या वैक्सीन इसके अगेंस्ट इफेक्टिव है, जो कि अभी हमें नहीं पता। वो ब्रेक थ्रू इन्फेक्शंस जब हम जीनोमिक सीक्वेंसिंग और करेंगे, अभी तो कुछ ही मामले इंडिया में आए हैं और जीनोमिक सीक्वेंसिंग इंडिया में काफी बढ़ गई है। जैसे जैसे जीनोमिक सीक्वेंसिंग बढ़ेगी, हमें पता चलेगा कितने ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन है और डेल्टा वायरस का इंसिडेंस क्या है और सिवियरिटी कैसी है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी शायद इस वेरिएंट के अगेंस्ट या तो बहुत कम एफिकेशियस हो या बिल्कुल एफिकेशियस ना हो। हालांकि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बहुत रैपिड पेस पे या बहुत ही मेजर पेस पे यूज नहीं हुई है अभी इंडिया में, बट ये तीनों चीजें अभी हमें डेल्टा प्लस वेरिएंट के बारे में जानकारियां नहीं है, और अगर है भी तो बहुत ही लिमिटेड जानकारी है। जैसे जैसे जीनोमिक सीक्वेंसिंग बढ़ेगी तो हमें पता चलेगा, लेकिन मेरा मानना यह है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट भी, मेरा ख्याल है, उतना ही लेवल ऑफ परसेंटेज ऑफ सीरियस डिजीज कर सकता होगा जितना कि डेल्टा वेरिएंट ने किया, जो कि हमने दिल्ली में पिछले 2 महीने में देखा। अभी 10 दिन पहले तक डॉक्टर संदीप दीवान, अब से 10 दिन पहले तक जब हम सुन रहे थे 6 से 7 केसेस हमने देखे कि 6 से 7 केसेस देश भर में सामने आए डेल्टा प्लस के। अब कल की ही रिपोर्ट है कि 50 से ज्यादा मामले देश के 12 राज्यों से। बिल्कुल। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखिए कि ये जितने भी मामले सामने आए हैं उनकी कांटेक्ट ट्रेसिंग की जाए, उनके जितने भी कांटेक्ट टच पॉइंट्स रहे हैं पिछले कुछ दिनों में उनकी ट्रेसिंग की जाए, आइसोलेशन और क्वारंटाइन किया जाए। और ये आपके चैनल के माध्यम से मैं बोलना चाहूंगा, जनरल पब्लिक बिहेवियर मुझे लग रहा है कि वापस कैलस होने लग गया है। अगर आप आज मार्केट जाएं या बाहर जाएं तो आपको उतनी ही भीड़ दिखती है। सो जनरल पब्लिक बिहेवियर, जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, वो काफी लूज हो गया है। अगर उसके ऊपर हम और ध्यान नहीं देंगे तो ये जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है, ऑब्वियसली वो और ज्यादा ट्रांसमिशन फैलेगा। तो केसेस तो बढ़ेंगे अगर हम वैक्सीन के बावजूद भी अपना बिहेवियर को एप्रोप्रिएटली इंप्रूव नहीं करेंगे, जैसा कि डॉक्टर सेठी ने ऑलरेडी बताया है।
देखिए, एज डॉक्टर्स हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शंस कोरोना की बड़ी लिमिटेड हैं जी। और पिछले 2 महीने में हमने बहुत देखा, चाहे रेमडेसिविर चाहे टोसिलिजुमैब कुछ काफी पेशेंट्स में काम नहीं करती। तो मेरी ये खास गुजारिश है कि प्रिवेंशन ही हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट की है। ट्रीटमेंट के ऊपर रिलाई करना इस फाइट के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, प्रिवेंशन पे रिलाई करना बहुत इम्पोर्टेंट है। यही एक मैसेज मैं देना चाह रहा था। संदीप दीवान, अभी केंद्र की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को ये बताया गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा था कि बताइए आप क्या कर रहे हैं संक्रमण को रोकने के लिए। तो सरकार की तरफ से कहा गया है कि हम दिसंबर एंड तक सभी को वैक्सीनेट कर देंगे। ये कितना मुमकिन हो पाएगा, वो भी उस स्थिति में जब लोगों को बार बार बुलाकर कहना पड़ रहा है कि आइए आप वैक्सीनेट होइए। देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि हम तीसरी वेव की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी हम सेकेंड वेव से पूरी तरह निकले नहीं हैं। अभी भी 40,000 केस के आसपास दिन के होते हैं और दिल्ली, मुंबई जो मेजर सिटीज हैं वहां पे हम केसेस कम हो गए हैं क्योंकि हम जहां बैठे हैं। लेकिन अभी भी इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है, तो अभी भी हम सेकेंड वेव से पूरी तरह नहीं निकले हैं। पहली बात, तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है टू सी कि भाई थर्ड वेव की तैयारी में हम ये ना भूलें। दूसरी बात, जो एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज कह रही हैं कि थर्ड वेव अगस्त या सितंबर तक हो सकती है हिट, अगर हम 31 दिसंबर तक का प्लान कर रहे हैं, हाँ, तो वो भी खतरा है। जैसा कि पहले बताया गया है उतनी स्पीड पे भी हम थर्ड वेव को शायद प्रिवेंट ना कर पाए। लेकिन थर्ड वेव को प्रिवेंट ना भी कर पाए तो एटलीस्ट उतनी कैटास्ट्रॉफी ना हो जितनी की सेकेंड वेव में हुई। अगर आप फर्स्ट वेव से इस वेव को कंपेयर करें, मैं एज अ क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट बताऊं तो मोर्टेलिटी की दर काफी ज्यादा थी आईसीयू में इस बार एज कंपेयर टू लास्ट ईयर। तो अगर हम एटलीस्ट उसके जो रोकथाम पूरी ना कर पाए लेकिन ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेटेड हो, तो जो ट्रेजेक्टरी होती है केसेस का, जो राइज होने का स्पीड है, उसको हम थाम ले तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा मोर्टेलिटी कम करने में। दूसरी बात, वैक्सीन की स्पीड को बढ़ाना बहुत जरूरी है। मेरा मानना है कि गांव तक पहुंचना इंडिया में मुश्किल नहीं है, क्योंकि कंट्री ने पल्स पोलियो जैसा इतना बढ़िया प्रोग्राम रन किया है और पल्स पोलियो के थ्रू पोलियो को जड़ से उखाड़ा है। तो विलेजेस तक वैक्सीन को पहुंचाना मुझे लगता है कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लॉजिस्टिक्स प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अवेयरनेस और जो लोगों को बीच बीच में कुछ केसेस आ जाते हैं कि ब्लीडिंग हो गई या स्ट्रोक हो गया या कुछ प्रॉब्लम हो गई वैक्सीन से। समझिए, हमारे यहाँ पीडियाट्रिशियन दोस्त भी बैठे हैं, हर वैक्सीन का एक पर्टिकुलर परसेंटेज ऑफ एडवर्स इफेक्ट रहता है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी एडवर्स की वजह से लाखों लोगों को उससे दूर किया जाए। तो मेरे को लगता है इसकी स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन दूर दराज तक अवेयरनेस पैदा करनी पड़ेगी। एक डर जो साइड इफेक्ट को लेकर है, वो एक नोशनल डर है जिसको कि खत्म करना बहुत जरूरी है। उसको अगर हम खत्म करेंगे तो लोग और ज्यादा तादाद में वैक्सीन प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करेंगे। तो सितंबर अक्टूबर तक भी अगर हम काफी पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन को अगर वैक्सीनेट कर पाए तो हम थर्ड वेव की ट्रेजेक्टरी को रोक नहीं पाएंगे, लेकिन स्लो डाउन आई थिंक जरूर कर